वर्क प्लेस यानी हमारा दफ्तर। दोस्तों, जब बात दफ्तर की करते हैं तो बात करते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ की, काम के प्रकार की, काम के प्रेशर की, काम के एनवायरनमेंट की, बहुत तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर दफ्तर की बातें हो रही हो और एक शख्स की चर्चा ना निकले तो बात कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉस की। बॉस मेरे समझ में दफ्तर के अंदर एक ऐसा किरदार होता है, एक ऐसी अनसुलझी पहेली होती है जिसे आप जितनी भी बार जितने भी एम्प्लॉयज़ को बुझाओ, इसका हल जो है ना, इसका उत्तर कुछ और ही आता है। बॉस एक ऐसा ट्रिकी किरदार होता है ऑफिस के अंदर जो हर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग तरह का उसका जो व्यक्तित्व है वो हर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग तरह का होता है। हर एम्प्लॉयज़ का परसेप्शन बॉस के लिए डिफरेंट होता है। दोस्तों, हम सब ने अपने अपने जीवन में कभी ना कभी एक डिफिकल्ट बॉस के साथ ज़रूर डील किया है, या नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात। अच्छे बॉस मिल गए तो आपका नसीब, और अगर अच्छे बॉस नहीं मिले तो कहना ही क्या चाहते। डिफिकल्ट बॉस के साथ जब डील कर रहे होते हैं ना, तो वो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम मन महसूस करके रह जाते हैं और एक सीमा के बाहर बोल नहीं पाते और कहीं ना कहीं संकुचित होकर के रह जाते हैं। तो ये जो सहनशीलता और सहिष्णुता जब एक लिमिट के आगे चली जाती है, तब हम एक फैसले पर आते हैं और उस फैसले का नाम होता है इस्तीफा। इस्तीफा हम कहते हैं कि बस हो गया, इससे ज्यादा अब और नहीं सहन कर सकते, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब कीबोर्ड पर जाते हैं, हाथ रखते हैं, तो हाथ कहीं ना कहीं पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि इस्तीफा देना इतना आसान नहीं होता है। जब इस्तीफा देने की बारी आती है तो दिमाग में तरह तरह की चीजें आने लगती है, भविष्य की चिंता सताने लगती है। इस्तीफे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ, उसका नाम ही है इस्तीफा। आई एम श्योर इस कहानी से आप में से बहुत, हम सब में से बहुत लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनका नाम है फतेह चंद। देखना यह है कि इस कहानी के अंत में फतेह चंद की फतेह होती है या नहीं, वो अपने जो डिफिकल्ट बॉस हैं उनसे वो किस तरह से डील करते हैं, उससे निकल पाते हैं, या उसी में उलझ करके कहीं ना कहीं संकुचित होकर के रह जाते हैं। इस कहानी को सुनिए और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये जो कहानी है ना, आपको कहीं ना कहीं एक सीख भी दे जाती है कि किस लिमिट तक हमें किस चीज को बर्दाश्त करनी चाहिए। तो सुनिए और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की वीडियो पर। नमस्कार, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेजान जीव है। मजदूरों को आंख दिखाओ तो वह त्योरियां बदल कर खड़ा हो जाए, कुली को डांट बताओ तो सिर के बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा, किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाए, डांटे, दुत्कारे या ठोकरे मारे, उसके माथे पर बल ना आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है, बरसात में उस पर हरियाली छाती है, प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर मुस्कुराहट की रोशनी कभी नजर नहीं आती। इसके लिए सावन सूखा है, भादो कभी हरा नहीं। लाला फतेह चंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेह चंद की दशा में यह बात यथार्थ में सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित अत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थीं। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां 3, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां 2, गांठ में कौड़ी नहीं, सच्चा एक भी मित्र नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके हुए, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर के बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया, लोक परलोक जो कुछ था, दफ्तर ही था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते। न धर्म से वास्ता, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था,
न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति का हाथ मुंह धुलाने के लिए लोटा गिलास मांझ रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आई ही हैं और अभी बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, अभी फिर से बुला लाओ, कोई बड़ा ज़रूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उसने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलवाया है? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। ये कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे से गए गए अभी मकान में लौटे हो, फिर भी अभी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन तो लूं किस लिए बुलाया है। मैंने तो सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूं। शारदा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की भी सुध न रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दालमोट और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, लेकिन खाने की चीज़ों को देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ, दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फांकियां लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, जरा लपक कर चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएंगे। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह ना, चाहे डांट बताएं या दांत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बंगले पर ही है ना? चपरासी, भला वह क्यों दफ्तर आने लगा, बादशाह है या दिल लगी? चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द जो थे यह कैसे कहते कि भाई ज़रा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम कर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो वह आगे बढ़ गया। फतेहचंद डरे कि यह शैतान न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोला, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर वो आए तब तो, मैं तो दौड़ा दौड़ा चला ही आ रहा था। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी, आ रहे हैं हुजूर, घंटे भर में तो घर से निकले। इतने में फतेहचंद आहते के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उसका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से घर गया था, जो ही चपरासी ने आवाज़ दी हाजिर हुआ हूँ। साहब, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता,
आने में जितनी देर हो गई हो सो हुई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ में छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटे भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए, कभी। साहब, चुप रह सुअर, हम कहता है अपना कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर ही नहीं किया तो। साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जुबान में कहा, हुजूर यह भी तो मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुम्हें हंटरों से मारेगा। चपरासी, हुजूर मैं आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दें वह बजा लाने को तैयार हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिनों की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें। साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर साहब उनके पास आया और उनके दोनों कानों को पकड़ लिया और हिलाते हुए बोला, तुम साला सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब, वही फाइल मांगता है जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ। बेचारे फतेहचंद अब और कुछ पूछने की हिम्मत न कर सके। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और इन सब से बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, ओह, तो तुम बहुत सुस्त हो गया है, अब हम तुमको दौड़ाना सिखाएगा, चलो। पीछे से धक्का देकर, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा? यह कहकर साहब हंटर लेकर चलने लगे। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उन पर ज़रूर चल जाता, लेकिन उस हालात में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक नहीं बताया, शायद नशे में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी, माना कि वह शरीर बल से साहब से कम थे। उनके हाथ में कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की शादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री और बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उनके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक दे जाते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते? ख्याल था तो सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से तंदुरुस्ती का ध्यान रखा होता, कुछ कसरत करते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ लेता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम इन्हें घर से एक छुरी तो लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते, पीछे देखा जाता, जेल जाना ही होता तो जाते। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वो उचक कर 2-3 थप्पड़ उसे लगा ही देते तो क्या होता? यही न कि साहब के खानसामे बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती वह पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता
कि बेगुनाह गरीब को जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर ही जाऊं तो क्या हो, तब मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा? तब उनके सिर पर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था। इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया कि आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही ली, कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों के बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया। फिर से घर लौट चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाया था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान भी पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को। फतेहचंद, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने तो साफ साफ कह दिया कि हुजूर मुझसे यह काम नहीं होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह तो उसी वक्त सलाम करके चला भी गया। शारदा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने जूता संभाल लिया। उसने मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका। फतेहचंद, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बड़ा अच्छा किया, तुम्हें तो और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतेहचंद, मार तो आया हूं लेकिन अब खैरियत नहीं। देखो क्या नतीजा होता है, नौकरी तो जाएगी, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने गालियां क्यों दी, क्यों छड़ियां जमाई? फतेहचंद, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियां देते बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेहचंद, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता था, वो जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाती? शारदा, जहां ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए हो, मैं गर्व से फूली नहीं समा रही। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती, यूं चाहे जबान से कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत चली जाती। अब जो कुछ सर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। अरे अरे सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेकसी नहीं थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत गठा और जवान था। उसने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी न बिछी होगी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। अंदर कैसे चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने अभी मुझसे फाइल मांगा था ना, वही फाइल लेकर आया हूं। खाना खा लो तो दिखाऊं। तब तक मैं बैठा हूं, इत्मीनान से खाओ। शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना ही हो, इसी कारण खूब पेट भर के खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था।
साहब समझ गए कि यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे पासंग नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वह फतेहचंद को भला बुरा कहते तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई होने पर यद्यपि उनके जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, चाहे जो कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा करके दौड़ पड़े तो फिर देखिए आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योरियां बदले, डंडा संभाले बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला कि उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी का मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा अलग। माना कि वह अपने ताकत से और प्रभाव से जेल न जाएंगे, परंतु बदनामी और परेशानी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरदर्शी आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओहो, हम समझ गया कि आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तन कड़ी करके कहा, तुमने अभी आधे घंटे पहले मेरे कान पकड़े और मुझसे सैकड़ों उल जुलूल बातें कही। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा? क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूं या दीवाना? फतेहचंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब, कब की बात है? फतेहचंद, अभी अभी कोई आधा ही घंटा तो हुआ है। आपने मुझे बुलवाया और बिना कारण के मेरे कान पकड़े और धक्के दिए। साहब, ओ बाबूजी, उस समय हम नशे में था। बैरा ने हमको बहुत दे दिया था। हमको कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ। माय गॉड, हमने आपको धक्का दिया? फतेहचंद, नशे में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो मैं मर न जाता। अगर तुम्हें नशा था और नशे में सब कुछ माफ है तो मैं भी नशे में हूं। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया। फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूं वह करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरी बात कह दी तो हम आपसे माफी भी तो मांगता है। फतेहचंद, नहीं, कान पकड़ो। साहब इतनी आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके। लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से वह लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज से उठने न पाए कि उन्होंने डंडे का भरपूर तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त करेगा। फतेहचंद, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए जाऊंगा नहीं। कान पकड़कर वादा करो कि फिर कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ा ही जाता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर से डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी ही खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब तो आप खुश हुआ? फिर कभी किसी को गाली तो न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं। अब किसी को गाली न देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूं। आज से मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफे में यह लिख कर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी, इसीलिए मैं नौकरी में नहीं रहना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो आपको बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे के बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की
पहली जीत थी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।